बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। पीटीआई अहमकों की जन्नत में या फिर ख्वाबों की दुनिया में रहने वाली एक जमात है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इनके क्या ख्वाब हैं जो चकनाचूर होने वाले हैं, वो मामला मैं आपके सामने रखूँगा। और फिर कल मैंने भी इलाक़ किया था कि जनाब इनका पीटीआई वालों का एक इजलास हुआ है, जिसमें इन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो सरबराह हैं हामिद रज़ा साहब, उनकी बड़ी क्लास ली है। और अब वो बातें खुल के सामने आ गई हैं, रौला शोला पड़ गया है। क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ इनका जो इत्तेहाद है वो ख़त्म होने वाला है, और अगर चलेगा ये इत्तेहाद तो कब तक चलेगा। और फिर सेनेट के टिकटों की तकसीम के हवाले से नून लीग ने जो फैसले किए, उनमें से एक बहुत अच्छा फैसला है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और फिर इनकी पीटीआई वालों की जो मुल्क दुश्मनी है वो खुल के सामने आ रही है। पहले भी बहुत सारे मामलात में आप लोगों के इल्म में है कि इनका जो रवैया है वो पाकिस्तान के हक में नहीं होता। ये इनका जो नारा है ना, इमरान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, ये पहले दिन से है और अब तक उसी तरह मामला चल रहे हैं। पहली जो ख्वाबों की दुनिया में रहने वाली बात है, पहली बात तो ये है, ये एक तो नवाज शरीफ का हल्का खुलवाने का ख्वाब देख रहे हैं। वो मैंने कल जिक्र किया था कि वो हल्का नहीं खुल सकता। वो मेरे एडिटर साहब ने कहा है मुझसे, जनाब ये आपने ऐसे ही सरसरी सी लगता है बात की है, आपके पास इसका क्या, इसके पीछे क्या दलाइल हैं आपके, वो भी आपके सामने रखते हैं। और दूसरी जो ख्वाबों की दुनिया में रहने वाली बात है, एक तो ये कि ये जो अमलियात है ना, जादू टूना वगैरह, उसमें बड़ा इन्हिसार करते हैं। और बुशरा बेगम पे बड़ा इनका एतकाद है पीटीआई वालों का। पहली बात तो ये कि आज जब गए हैं वज़ीर-ए-आज़म और काबीना के अरकान जीएचक्यू के दौरे पे, तो मेरे पास एक पढ़े लिखे सहाफ़ी हैं, सहाफ़ी, आम आम सहाफ़ी भी नहीं है वो, अच्छा खासा पढ़ा लिखा आदमी है। तो वो जब खबर आई है ना जनाब कि वहाँ इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, इनकी मीटिंग हुई काबीना की और फौजी काम की, और फिर जो शोहदा की यादगार है उस पर वज़ीर-ए-आज़म ने फूल चढ़ाए, और फिर 2 मुलाकातें, एक तो काबीना के अरकान की और फौजी काम की, उसमें ज़ाहिर हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे और शहबाज शरीफ भी थे। और एक मुलाकात जो है वो आर्मी चीफ और शहबाज शरीफ की अलग से भी मेरी इत्तला के मुताबिक वो मुलाकात हुई है। जब ये खबर आई है ना टीवी पे, तो जनाब मेरे पास जो बैठे हुए वो सहाफ़ी थे जो पीटीआई के साथ बड़ी मोहब्बत रखते हैं, और उनका दावा है कि पीटीआई के अंदर बड़ी उनकी जनाब पेनिट्रेशन है। तो उन्होंने ये कहा कि ये कैसे हो सकता है? मैं कहा यार तुम्हारे सामने है। वो कहते हैं ये खबर कहाँ से आई है? ये मैंने कहा यार ये आईएसपीआर ने खबर जारी की है, फुटेज भी है। मैं कहा बिल्कुल फुटेज है जनाब। फुटेज में आर्मी चीफ नज़र आ रहे हैं? मैंने कहा बिल्कुल आ रहे हैं, बल्कि 2-3 जगह नज़र आ रहे हैं वो। तो उन्होंने बड़ी अजीब बात की जो अक्कासी करती है इनकी ज़हनियत की। उनका अच्छा यार ये मैंने तो कुछ और ही सुना था। मैंने कहा आपने क्या सुना था? उनका ना मैंने सुना था कि हाफ़िज़ साहब जो हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो बड़े बीमार हैं। तो मैं कहा वो क्यों बीमार हैं? वो जी वो जो है ना बुशरा बेगम, वो कोई अमलियात कर रही हैं रात के अंधेरे में, वहाँ ज़ाहिर अकेली होती हैं रात को, तो वो कुछ अमलियात कर रही हैं जिसकी वजह से हाफ़िज़ साहब जो है वो बीमार हो गए हुए हैं और इनकी हुकूमत चलनी नहीं है, देख लीजिएगा। मैंने कहा यार अगर बीबी इतनी ताकतवर होती, उसका जादू इतना सर चढ़ के बोल रहा होता, तो भाई मेरे फिर उनकी हुकूमत ही ना जाती। वो भी एक बीबी का कोई है टोटका, पता नहीं क्या है, इस तरह की बातें-शातें करके। यानी ये इन लोगों की सोच है, एक पढ़े लिखे आदमी की, कि जनाब बुशरा बेगम कुछ ऐसा अमल करेगी, गेम पलट देगी। वो पलट नहीं सकी गेम उनसे। और दूसरी जो बात मैं कह रहा हूँ कि ये नवाज शरीफ के हल्के वाले जो बात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ का हल्का, यार इसमें नजम सेठी साहब भी बड़ा शोर मचा रहे हैं, और भी कई एक वो जो मोहम्मद मालिक हैं, वो भी जो बड़े बड़े साफ़ी हैं, वो ये कह रहे हैं जनाब ये हल्का तो खुलना ही खुलना है, दोबारा गिनती होनी ही होनी है। और इस गिनती में इस बात का इम्कान है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं ये शिकस्त खा जाएंगे, हार जाएंगे। भाई मेरे ना इन्होंने मेरा ख्याल कानून पढ़ा हुआ है, ना ही इन्हें हल्का NA 130 जो लाहौर वाला हल्का है जहाँ से नवाज शरीफ जीते हैं, उसके इंतखाबी नताइज का इल्म है, ना इनकी नज़र से फॉर्म 47 जो है वो गुजरा है। भाई मेरे ये हल्का खुल ही नहीं सकता कानूनी तौर पे। कानून क्या है? कानून ये कहता है कि ऐसा हल्का जहाँ जो जितनी लीड से बंदा जीता हो, उससे ज़्यादा वोट मुस्तरद अगर हो गए हों एक हल्के से,
तो फिर लाजमी तौर पे वहाँ दोबारा गिनती होती है, वो हल्का खुलता है। अगर हारने वाला उम्मीदवार जो है वो रिक्वेस्ट करता है, जाके दरख्वास्त देता है, तो फिर लाजमी तौर पे उसके बतौर हक वो हल्का जो है वो खुलवा सकते हैं, दोबारा गिनती वहाँ हो सकती है। अब यहाँ फार्म 47 मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, तो यहाँ जो नवाज शरीफ ने वोट लिए थे, यहाँ टोटल जो वोट हैं, टोटल वोट हैं 3,23,100, और जो कास्ट हुए हैं वोट वो हुए 3,15,707। और यहाँ जो मुस्तरद हुए हैं वोट पूरे हल्के से, NA 130 लाहौर से, जहां से नवाज शरीफ ने शिकस्त दिया है यास्मीन राशिद को, तो वहां जो वोट खारिज हुए हैं या मुस्तरद हुए हैं उनकी तादाद सिर्फ 3,336 है। और नवाज शरीफ ने यहाँ से जो वोट लिए हैं वो रिकॉर्ड तादाद में वोट लिए हैं उन्होंने। फार्म 47 के मुताबिक इन्होंने यहाँ से 1,79,310 वोट लिए हैं, और यास्मीन राशिद साहबा जो हैं उन्होंने 1,01,485 वोट लिए हैं। और जो फर्क है वोटों का दोनों के दरमियान, यानी जो नवाज शरीफ की लीड है वो है 77,825। अब ये जो तादाद है, जो लीड है, जो इतना बड़ा फर्क है, ये 3,336 वोट जो मुस्तरद हुए हैं उनसे देखें कितना ज्यादा है। यहां तो कानूनी तौर पे दोबारा गिनती हो ही नहीं सकती, कोई और मामला हो सकता है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल किसी और वजह से ये नवाज शरीफ की अहलियत या नहली का कोई मामला आ जाए, कोई और मसला हो जाए, कोई ठोस शवाहद सामने आ जाए, और फार्म 45 इनके पास जितने भी हैं जो शो हुए हैं अब तक ये सारे जाली हैं। तो डिप्टी साहब मेरे ख्याल थोड़ी तसल्ली होगी होनी है, मैं कानून भी दस देता, वोटां इंतजात भी दस देती है, फार्म 47 भी दिखा देता हूँ। ठीक है, एक हल्का नहीं खुल सकता, एक ख्वाब है लोगों का ख्वाब, और एक प्रोपेगेंडे वास्ते इस्तेमाल हो रहा है। और कल मैं दस्तिया से प्रोपेगेंडे वास्ते क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, कुछ लोगों की जी ख्वाहिशात सी वो पूरी नहीं हुई, और PTI वाले तो उन्होंने तो अल्लाह देवे वो तो बहाने ढूंढते हैं कि जनाब नजम सेठी साहब ने ये कह दिया तो शायद कुछ ना कुछ होने वाला है, मोहम्मद मालिक ने कह दिया तो ये कुछ ना कुछ होने वाला है। और दूसरी जो ख्वाबों की दुनिया में रहने वाली बात मैं कर रहा हूँ, ख्वाबों में रहने वाली एक और बात, एक सीनियर साफ़ी हैं, कल मैंने एक आपको याद होगा वीला किया था कि जो ऐवान नुमाइंदगान है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कांग्रेस का अमेरिका का, उनकी जो खारजा अमूर की पार्लिमानी कमेटी है उन्होंने डोनाल्ड लू को बुलाया है 20 मार्च को, और वहाँ जो पाकिस्तान में इलेक्शन के बाद जमहूरियत के मुस्तकबिल के हवाले से और पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से वहाँ बहस हो गई, सवाल जवाब होंगे। तो वो मैंने भी कल ये कहा था कि उसका कोई असर नहीं है, कोई बस एमी वो एक समझ लें अजलास गैर मामूली है, गैर मामूली हालात में बुलाया गया अजलास है, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। तो बस एमी वो एक होता है जैसे हमारे यहाँ होता है, कोई एक राय दे सकते हैं, फिर बहस भी होती है या नहीं होती, स्पीकर इजाज़त देता है मामले को हाउस में लाने की या नहीं, इस तरह की। तो वो मदर अवाज साहब एक TV चैनल पे आज बैठे हुए थे, तो उनसे यही सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा हाँ ये कोई इसका कोई असर नहीं होगा, ये बस ऐसे ही हो गया है। लेकिन एक है नवंबर में कुछ होने वाला है, और नवंबर में क्या होने वाला है, नवंबर में यह है कि नवंबर में जो सदारती इलेक्शन है अमेरिका का, सदारती इलेक्शन होने वाला है, और डोनाल्ड ट्रंप साहब वहाँ जो है उनकी पोजीशन जो है इस वक्त जो बातें सुनने में आ रही है कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब भी वहाँ छाए हुए हैं सदारती इलेक्शन में, और ये ख्वाब देख रहे हैं PTI वाले, जो मैंने कहा ना कि हमको की जन्नत में रहते हैं, कि डोनाल्ड ट्रंप साहब आएंगे। और डोनाल्ड ट्रंप साहब की इमरान खान के साथ बड़ा जनाब वो था, एक तल्लक था, तल्लक क्या था, वो उन्होंने अपने काम निकलवाने थे इनसे, और उन्होंने कहा जनाब मैं कश्मीर पे जब ये गए हैं वापस आकर मैं ऐसे लग रहा है जैसे दोबारा वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ। डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जनाब ये देखें एथलीट है, तारफ़ करवा रहे हैं उसका। और फिर जब इनकी डोनाल्ड ट्रंप की अहलिया भी वहाँ मौजूद थी उस तस्वीर में, तो ये PTI वालों ने बड़ा शोर मचा दिया था, जनाब देखें डोनाल्ड ट्रंप की बीवी कैसे देख रही है, जैसे जॉन F कैनेडी की बीवी जो है वो अयूब खान को देखा करती। इस तरह की इन्होंने वाहियात किस्म की कंपेन बाकायदा चलाई थी। तो ये समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ इमरान खान का बड़ा याराना है, और वो आएंगे और वो हुक्म जारी करेंगे पाकिस्तानी हुकूमत को कि जनाब इमरान को छोड़ दें। भाई मेरे नवंबर में इलेक्शन होने हैं, पता नहीं क्या नतीजा आता है, फिर जो ट्रांसफ़र होती है पावर, इक़्तिदार की जो तब्दीली होती है वो तो मेरे ख्याल अगले फरवरी में जाके होनी है 2025 में। तो वो तो एक लंबा पता नहीं उस वक्त तक पुलों के नीचे से कितना पानी बह चुका होगा, क्या मामलात होंगे। डोनाल्ड ट्रंप वेला आएगा, सब तो पहले ही कम करेगा आके
कि इमरान खान ने छड़वावा मैं, इमरान खान ने कोई की ਉਹਦੇ वास्ते खास हैगा, की अहम हैगा। बहरहाल ये भी मैं कह रहा हूँ, जो ये इनकी जो सोच है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये जो साफ़ी साहब ने जिनका मैंने ज़िक्र किया, आपने इनको मुख्तलिफ प्रोग्रामों में देखा होगा कि इनका जो टिल्ट है, झुकाव है, झुकाव क्या है ही, ये भी जो इमरान की मोहब्बत में गिरफ्तार लोग हैं ना, उनमें से एक हैं। तो ये जनाब आप डोनाल्ड ट्रंप है, उसके ऊपर उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं, वो जो पता नहीं क्या कर देंगे। और फिर मैंने ज़िक्र किया कि इनकी जो मुल्क दुश्मनी की बात है, वो आप मुल्क दुश्मनी क्या, ये इस्लाम का लीडर है, लेकिन गज़ा के हवाले से जब ऐवान में, कौमी असम्बली में करारदाद पेश की जाती है इसराइल की मज़म्मत के लिए, इसराइली जारहियत के ख़िलाफ़, तो जब वो करारदाद पेश की जाती है, जो स्पीकर है ना एजाज सादिक साहब, वो कहते हैं जनाब पहले पता कर लें कि ये पेश करने की इजाज़त तक ली जाती है कानून रूल्स के तहत। तो उन्होंने कहा जनाब क्या ये करारदाद पेश करने की इजाज़त है? तो ज़ाहिर सरकारी बेंच ने यस की आवाज़ दी, यस जी बिल्कुल करें। और दूसरी तरफ से नो की आवाज़, नो की आवाज़ कहाँ से आई कि नहीं नहीं जनाब ये करारदाद पेश ही ना करो। वो पीटीआई के बेंचों की तरफ से ये जनाब आवाज़ आती है, जनाब इसको पेश ही ना करें आप। तो वो एजाज सादिक साहब, आप लोगों ने भी देखा होगा टीवी चैनल्स पे, वो परेशान से हो गए थोड़े से कि यार ये गज़ा के हवाले से करारदाद। फिर उन्होंने कहा कि ये क्या आप गज़ा के हवाले से जो करारदाद है इसको कह रहे हैं कि पेश ना किया जाए? तो फिर उनका शायद कोई गलतफहमी हो गई है। जब भी हम वो कहते हैं, जब हम अपोजिशन के बेंचों में बैठे होते थे, तो हम भी हुकूमत की तरफ से आने वाली जो करारदादें वगैरह होती थी, नो कह देते थे उसमें। तो शायद ऐसे हुआ है। उन्होंने कहा जी मैं दोबारा सवाल पुट करता हूँ आप लोगों के सामने कि क्या ये करारदाद पेश होने की इजाज़त है? जो चाहते हैं कि है तो वो यस कहें। फिर उन्होंने यस कहा, कुछ खामोश रहे, लेकिन फिर भी एक आध आवाज़ नो की आई। और उसके बाद जब उसमें वोटिंग हुई है करारदाद पे, तो पूरे ऐवान ने यस कहा, और जो इनके बेंच थे वहां से फिर एक आवाज़ आई नो, नहीं। तो उन्होंने कहा कि जनाब स्पीकर साहब ने कि यार बड़ी अजीब बात है कि इस हवाले से भी इख्तलाफ हो रहे हैं। मैं तो चाहता था मुतफिका तौर पर यह करारदाद जो है मंजूर हो, तो ये तकरीबन मुतफिका करारदाद है, यानी फिर वहां भी लुच तलने से ये बाज नहीं आए। और अगर इनको कहें जनाब आप इसराइल के परवरदा हैं, और जो मौलाना साहब कहते थे यहूदी एजेंट है, फिर इनको तकलीफ हो जाती है। आपको याद हो कि जब इनकी हुकूमत आई थी शुरू में, इमरान खान की हुकूमत आई थी इलेक्शन के बाद, तो एक तेल अबीब के एक अखबार के सहाफ़ी ने यह खबर दी थी कि एक त्यारा है इसराइल का जो तेल अबीब से उड़ा है, और नूर खां जो एयरपोर्ट है पाकिस्तान की, वहाँ खड़ा है 8 घंटे या कुछ टाइम इन्होंने बताया था। तो फिर ये मामला पार्लियामेंट में भी गया था, पार्लियामेंट में इन्होंने तरदीद की थी ऐसा कोई मामला नहीं है। लेकिन जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि जो इसराइली हुकूमत है उसकी तरफ से कोई तरदीद नहीं आई थी, और जो सहाफ़ी साहब थे उन्होंने बाकायदा जो एविएशन के नक्शे नुक्शे हैं, वो जो वेबसाइट है कोई, वहाँ से इन्होंने नक्शे नुक्शे निकाल के अपनी खबर दोबारा, उनका जब वो अपनी खबर पर कायम रहे थे। लेकिन इन्होंने कहा असी भी चुप कर गए, चलो कोई गल नहीं, खैर इन्होंने क्या थे ठीक होएगा, एवं शायद प्रोपेगेंडा है, लेकिन इसराइल को प्रोपेगेंडा करने की जरूरत थी। और फिर पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के हवाले से इसराइल बाकायदा कोई आवाज़ वो बुलंद नहीं करता, लेकिन इमरान खान के हवाले से, पीटीआई के हवाले से उन्होंने बाकायदा हकूक़ इंसानी का मसला बना के इसको पेश किया था अक़वाम मुत्तहिदा में। इस तरह के लोगों की हरकतें हैं। और फिर इन्हीं की खातून थी ना जिन्होंने इसराइल को तस्लीम करने का शोशा छोड़ा था असम्बली के अंदर। इमरान ने तो तरदीद की थी कि हम तस्लीम नहीं करने जा रहे, लेकिन उस खातून ने ये बाकायदा ये कहा था जनाब इसराइल को तस्लीम करने में क्या हर्ज है, अगर सारी दुनिया ने, कई इस्लामी ममालिक ने किया हुआ तो आपको क्या मसला है। ये अब इस करारदाद को अगर पुराने वाक़यात के साथ हम जोड़ें तो क्या नतीजा निकलता है, आप जो मर्जी नतीजा निकाल लें। इन्होंने, पीटीआई वालों ने नहीं मानना, इन्होंने यही कहना है कि जनाब अगर इमरान खान की रिहाई के लिए करारदाद जो है वो पेश नहीं हो सकती और वो मंजूर नहीं हो सकती कौमी असम्बली से, तो फिर फलस्तीनी इमरान तो ज़्यादा वध ने कि उन्होंने हक च करारदाद मंजूर हो जाए और इसराइल के खिलाफ करारदाद, तुसी मजम्मत की करारदाद पास कर रहे हो। इस तरह की सोच के साथ ये लोग काम कर रहे हैं। लेकिन अभी तक बहुत सारे लोग जो हैं वो अभी तक जुड़े हुए हैं उसकी मोहब्बत, अंधी मोहब्बत होती है ना। ये मिसाल तो बड़ी अजीब सी है,
लेकिन फिट बैठती है इस पे। जब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की बहाली की तहरीक चल रही थी, उनको मुशर्रफ ने निकाल दिया था, चीफ जस्टिस थे, तो फिर वकला ने तहरीक शुरू की, फिर अवाम शामिल हो गए, फिर सियासी जमातें शामिल हो गई। तो सुप्रीम कोर्ट के 2 जज हैं वो एक ही गाड़ी में आ रहे थे इस्लामाबाद से लाहौर की तरफ। तो ये हार्सज माउथ से सुनी हुई बात है। उन दोनों जजों में से एक जज ने मुझे ये बात बताई है। उनका जनाब एक जो फलक शेर साहब थे जज, उन्होंने ये कहा कि देखें यार, ये अवाम को क्या हो गया है। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी में वो शायद उनको पसंद नहीं करते। इफ्तिखार चौधरी का रवैया ऐसा था कि वो उनके बारे में उनका ख्याल था कि जनाब वो जो जज है उसकी अहलियत पे वो उस तरह जो कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह उसकी खिलाफ वर्जी वगैरह कर जाते हैं। तो उन्होंने कहा जनाब देखें ये अवाम को क्या हो गया है, ये 5 शरई ऐब है इस बंदे में और उसके लिए ये बाहर निकले हुए हैं। तो दूसरे जज ने जो बात की वो उन्होंने ये कहा कि जनाब फलक शेर साहब, आपने कभी किसी बंदे को देखा है जो किसी तवाइफ की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए? आप उसको लाख कहानियां सुनाएं उसकी मोहब्बत कम नहीं होती। इस कौम को तवाइफ से मोहब्बत हो गई है। ये इसी तरह का मामला इमरान खान का है। बहरहाल दूसरी जो बात है, ये अब IMF और वर्ल्ड बैंक के जो बाहर दफातर हैं अमेरिका में, उनके बाहर शहबाज गिल साहब, जिनको सांस की बीमारी थी, मास्क उतर जाता था, चीखें निकलती थी इनकी, जिनके बारे में इमरान ने कहा था कि उनके साथ ना बड़ा गलत गैर इंसानी और गैर फितरी फेल किया गया, इस तरह की बातचीत नहीं की थी। और फिर वो चले गए थे अदालत की इजाज़त से बाहर, और बाहर जाके वही हरकतें कर रहे हैं। और वहाँ इनके कुछ साफ़ी भी मौजूद थे। छोटा सा मुजाहरा था, कोई मुजाहरा ऐसा नहीं था, लेकिन बहरहाल इन्होंने अपने सोशल मीडिया में उठाया जनाब पाकिस्तानी जो है एहतजाज कर रहे हैं कि IMF जो है पाकिस्तान को इमदाद ना दे, पहले इंक्वायरी करवाए, जो इलेक्शन है धांधली है, ये है वो है, ये हुकूमत ठीक नहीं है वगैरह वगैरह। उसका भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना। इन्होंने अपने नंबर शंबर बनाने थे, जो करना था कर लिया। रिकॉर्ड पे जो चीज़ शायद लाना चाह रहे थे, लेकिन रिकॉर्ड पे आई हुई कोई नहीं। और मेरी इत्तला के मुताबिक अप्रैल में जो आखिरी किस्त रहती है स्टैंड बाई प्रोग्राम की, 1 अरब 10 करोड़ की शायद, वो मिलने वाली है। वाला इनका चेहरा जो है वो बेनकाब हो रहा है। शहबाज गिल की वहाँ मौजूदगी क्या ज़ाहिर करती है? वो रोज़ाना पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़, अदारों के ख़िलाफ़ आपके सामने है, ट्वीट करता है, व्लॉग करता है, बयान देता है, लेकिन वो ज़ाहिर है वो निकल गया हुआ एक दफ़ा हाथ से। और दूसरी जो बात मैं ये कर रहा था कि जनाब ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ इनका इत्तेहाद कब तक चलेगा? ये कल मैंने व्लॉग किया था कि अंदर की खबर मैंने कि अंदर जनाब बड़ा जो हामिद रज़ा साहब हैं, उनके साथ इन्होंने बड़ी बदतमीज़ी की है। और फिर बहरहाल कुछ लोगों ने समझाया कि ना कि तू खत क्यों लिख दिता से जनाब कि असी तो इलेक्शन ही लड़िया, साढ़े को तो सीटां औरतों की सीटां की कोई लिस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो जो 5% खवातीन को टिकट देने होते हैं। तो ये इस वजह से काम खराब आप लोगों की वजह से हुआ है। अब सबसे पहले तो जनाब शेर अफजल मरवत साहब ने इस पे आवाज़ उठाई, और कोई इनके भट्ट साहब हैं उन्होंने आवाज़ उठाई, फिर शौकत यूसुफजई साहब हैं उन्होंने आवाज़ उठाई। अब ये जो जिन लोगों का मैं जिक्र कर रहा हूँ ये गैर संजीदा से लोग हैं। लेकिन अली ज़फ़र साहब ने भी, जो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हैं, उन्हें मैं एक समझता हूँ संजीदा शख्सियत हैं, और वो एमी भड़के छड़के मारने वाले नहीं हैं, कानून और आइन की बात करने वाले आदमी हैं। उन्होंने भी ये तईद की है शेर अफजल मरवत के मौक़िफ़ की। उन्होंने भी ये कहा है, शेर अफजल मरवत साहब ये कह रहे हैं कि जनाब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ जो हमने इत्तेहाद किया है ना, वो हमारी गलती थी, और हमारी गलतियों की वजह से हमें जो ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें हैं या अक़लियतों की, वो नहीं मिली हैं। तो ये अली ज़फ़र साहब ने भी इस बात की तईद की है, यानी शेर अफजल साहब और जिन लोगों को मैंने नाम लिए हैं, अली ज़फ़र समेत, ये सारे लोग ये कह रहे हैं कि पहले जो मामला तय हुआ था, ये इलेक्शन से पहले ये तय हुआ था कि जो जमीयत उलमा इस्लाम है शेरानी ग्रुप, उसके साथ उसके टिकट पे हमने इलेक्शन लड़ना है। लेकिन बाहर जाके इन्होंने वो जो बल्लेबाज वाले थे PTI नज़रियाती, उनके साथ लोगों ने इत्तेहाद कर लिया और उनके टिकट जो हैं वो जारी कर दिए गए। और बाद में वो जो नज़रियाती के सरबराह हैं वो मुकर गए। उनका जनाब मेरा तो कोई इत्तेहाद नहीं, ये तो टिकट ही जाली है। और वो जो माहदा हुआ था नज़रियाती के साथ, नज़रियाती के साथ, वो गौहर अली खान साहब जो उनके चेयरमैन हैं उन्होंने किया था। यानी ये गौहर अली खान को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। और अली ज़फ़र साहब कह रहे हैं कि जो पहले जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से पहले ये फैसला हुआ था
कि जो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन है उसके साथ ये हमने जो उसके उसमें शामिल होना है, उसकी भी एक सीट थी और उसकी खवातीन वो अपने टिकट में लड़े हुए थे। तो ये कानूनी रास्ता मौजूद था। लेकिन वो कहते हैं कि हमें नहीं पता चला। इमरान खान कहते हैं मैंने नहीं कहा कि जनाब ये जो मेरा फैसला तो यही था कि जो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन है नासिर अब्बास साहब वाली, उसके साथ ही आपने जो उसी में शामिल होना। लेकिन मुझे नहीं पता कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ मामला कैसे होगा। यानी जो इनके लीडरान हैं वो भी ये कह रहे हैं आप कि जनाब इमरान खान की शायद मर्जी के खिलाफ या कैसे हुआ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ। और फिर जो अली जफर साहब हैं वो कह रहे हैं कि इनकी बातों से ये लगता है जनाब इनका केस मजबूत नहीं है, कमज़ोर केस है। मैं भी शुरू से कह रहा हूँ कानूनी और आईनी हवाले दे के जनाब इनको मखसूस किस्त नहीं मिल सकती। और फिर पेशावर हाई कोर्ट से जो इनके साथ हुआ है उसके बाद तो बिल्कुल ही गुंजाइश नहीं रह गई है। इनकी बातों से तो मायूसी झलकती है। अब अली जफर साहब एक बात कर रहे हैं कि जनाब ये देखें जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी थी उसने भी कोई लिस्ट नहीं दी हुई थी, फिर वो आज़ाद थे, फिर उन्होंने पार्टी बना ली, तो फिर एक मिसाल मौजूद है कि उन्हें मखसूस नशिस्तें दे दी गई थी। तो हमने ये नुक्ता उठाया था, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है हमने दी थी, लेकिन ये वो हमारा मुख्तसर फैसला था, लेकिन हमें याद नहीं वो क्यों दी थी। तो वो इनको पता है, उनको ही पता है। ये इस पे जोर क्यों नहीं दे रहे? इन्हीं की लीगल टीम के एक रुकन है, उनसे मेरी बात हुई। मैं कहा यार ये तो बड़ा मजबूत पॉइंट है, एक मिसाल मौजूद है, तो आप क्यों नहीं इसको कर रहे? उन्होंने कहा यार वो मिसाल जो है ना वो फिट नहीं बैठती हमारे। मैंने कहा क्यों नहीं फिट बैठती? वो कहते हैं वो ये है कि 2019 में ये जो फाटा है इसको जम कर दिया गया था खैबर पख्तूनख्वा में, और फाटा की वजह से जो मखसूस नशिस्तें थी उसकी तो किसी ने भी लिस्ट नहीं दी हुई थी। उसकी जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने जो लिस्ट दी जैसे बाकियों ने दी, उनको भी शामिल किया था। वो ऐसे नहीं हुआ था जैसे हमारे वाला मामला है, वो केस ही अलग था। बहरहाल ये इनकी सारी जो इनकी अब जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इनका जो मुझे लग रहा है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ इनका जो है वो ख़त्म हो गया सफ़र। और जो मैंने कल कहा था जनाब अंदर लड़ाई झड़ाई हुई है, तो उस पर जो मरवत साहब का बयान भी आ गया। और फिर जो उनके हामिद रज़ा साहब इन्होंने एक ट्वीट की है कि जनाब पीटीआई के दोस्त अपने मामला जो है वो घर में ही हल करें तो बेहतर है। और वो मेरे साथ इत्तेहाद का फैसला तो इमरान ने किया था, मैं तो कोई मिन्नत करन थोड़ा गया सी, मैं दरखास्त लेके थोड़ा गया सी। तो उन्होंने ये कहा था, और मेरे पास वो कहते हैं मखसूस नशिस्तों समेत और इंतखाबी निशान से लेके बहुत सारी बातें, अगर मैं यहाँ बैठ के बोलना शुरू कर दूँ तो फिर ये किसी को शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे ये लोग, इस तरह की बात। और मेरी कमिटमेंट तो इमरान खान के साथ है वगैरह वगैरह। तो वो इनका जो इत्तेहाद है, मुझे ये लग रहा है कि अली जफर ने तो ये भी कहा है ना कि जनाब इत्तेहाद जो है नज़रसानी की इसकी ज़रूरत है। तो मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट में जब इन्होंने दरख्वास्त दायर करनी है और वहाँ से जो नज़र आ रहा है कि मुस्तरद होती हुई नज़र आ रही है, तो इन्होंने फिर उसके बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ इत्तेहाद ख़त्म कर देना है। और अभी भी इत्तेहाद जो है कानूनी और आइनी तौर पर रिकॉर्ड पे तो कोई चीज़ है नहीं, बस हम एक जत्था है, ग्रोह है। तो ये जो इत्तेहाद है वो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने तक है। उसके बाद ये इन्होंने बिखर बुखर जाना, इधर जाना, तुसीं कौन ते असीं कौन। ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ आदत है, किसी का एहसान मनना नहीं होता, गलती अपनी होती है, खाते दूसरे च पा देनी होती है। और दूसरी बात जो सेनेट के मैं इलेक्शन की बात कर रहा हूँ कि सेनेट के इलेक्शन में टिकट जो दिया गया है नून लीग की तरफ से, वो परवेज़ रशीद साहब को दिया गया है। और इस पे बहुत लोग जो हैं सहाफ़ी जो हैं वो जिनसे मेरी बात हुई है वो कह रहे हैं जनाब ये बेहतरीन फ़ैसला है। परवेज़ रशीद साहब पहले भी सेनेटर रह चुके हुए हैं, और फिर ये जो आपको पता ही है ये थोड़े से जो एक दानिश्वर किस्म के आदमी हैं और एंटी एस्टेब्लिशमेंट किसी हद तक ये समझे जाते हैं। कैदोबंद की सोबतें भी बर्दाश्त कर चुके हुए हैं परवेज़ रशीद साहब। और फिर ये नवाज शरीफ की जो आखिरी हुकूमत थी उसमें ये वज़ीर इत्तलात व नशरियात थे। और फिर वो आपको याद होगा डॉन लीक्स आ गया था, तो वो जो कार्रवाई थी अजलास की, एक अजलास की जिसमें फ़ौज के सरबराह भी मौजूद थे। तो फिर इन्होंने जो परवेज़ रशीद साहब हैं ये फिर इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था, जब रिज़ाइन ले लिया गया था। और पिछली दफ़ा भी इनको सेनेट का टिकट दिया गया था, लेकिन वो जो है ये नाअहल हो गए थे। नाअहल हो गए थे ये साकब निसार कोर्ट की वजह से। साकब निसार कोर्ट ने मेरे ख्याल 2018 की ये बात है, अताउल्लाह कासमी साहब को लगा दिया गया था एमडीपीटीवी। और मुझे यहाँ तक याद पड़ता है मैंने प्रोसीडिंग अटेंड की, 18 लाख के करीब उनकी तनख्वाह थी। तो ये कहते बड़ी तनख्वाह है। और उस वक्त एक मेरे साथ जो खड़े हुए थे ब्यूरो चीफ थे एक टीवी चैनल के और प्रोग्राम भी करते थे,
तो मैंने उन्हें कहा यार तू एक प्रोग्राम 24 लाख रुपए लेना, ये पूरा पीटीवी का ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਤਨਖਾਹ अदालत करे ने बहुत ज़्यादा तनख्वाह लाती तो जनाब ਇਹਦੀ मराहत बहुत ज़्यादा है, नहीं भी नहीं। तो वो उन्होंने कहा था जनाब इनकी जो तनख्वाह है ना सारी अब तक वसूल की है, वो सारे पैसे जो हैं ये वापस किए जाएँ। और उसका जो मुद्दा है यानी 19 करोड़ 78 लाख रुपए उनकी को तनख्वाह जो भी मामला आते 4-5 साल की, वो उन्होंने कहा जनाब वो 19 करोड़ 78 लाख और 67,000 जो थे रुपए वो कहा जनाब इनको आप वापस करेंगे। और उसका ज़िम्मेदार उन्होंने ठहराया था जनाब उस वक्त वज़ीर ख़ज़ाना जो हैं इसहाक़ डार साहब, वो भी वापस करें, परवेज़ रशीद साहब भी वापस करें। ये जो ज़िम्मेदार थे जनाब जिनकी वजह से वो लगे थे एमडी। और फिर फवाद हसन फवाद साहब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे नवाज, वो बीच में वैसे ही रगड़े गए। तो इन्होंने ये एक हुक्म जारी किया कि जनाब जो 50% है ना पैसे 50% वो तो देंगे जनाब अताला कासमी साहब, और बाकी 20% जो है जो ये है 19 करोड़ जो समथिंग मैंने बताया उसमें से 20 करोड़ जो हैं ये इसहाक़ डार साहब देंगे और परवेज़ रशीद साहब देंगे, और 10% फवाद हसन फवाद साहब देंगे। इस तरह यानी कि इनकी तरफ 3 करोड़ 95 लाख रुपए परवेज़ रशीद साहब की तरफ ये उन्होंने रखा हुआ था। इन्होंने फिर नजरसानी की दरखास्त उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की हुई थी, लेकिन जब वो पिछली दफ़ा इलेक्शन हुआ तो ये पैसे भी, ये तो पैसे बनते ही नहीं थे और उन्होंने काम नहीं किया 5 साल, पैसे कैसे वापस कर दें वो अताला कासमी और ये लोग। और दूसरा इनके एक पंजाब हाउस में ठहरने का इन्होंने जाली बना लिया था, पता नहीं 90 लाख से 94 लाख का कुछ अमाउंट के, इतनी पैसे अमाउंट ड्यू है, वो इन्होंने कहा कि जनाब मुझे नहीं पता, लेकिन इलेक्शन ट्रिब्यूनल में तो, लेकिन ये कि जनाब मैं ये जमा करवा दूँ, लेकिन जो 3 करोड़ 95 लाख होता है एम ही मेरे खाते में पाया हो तो पेंडिंग है मामला सुप्रीम कोर्ट। तो उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, फिर ये नहीं गए थे सुप्रीम कोर्ट, अपील नहीं की थी उन्होंने उसके खिलाफ कि जनाब मैंने पता कि फैसला होना छोड़ो परा। और वैसे कुछ लोगों ने पेशकश की थी ये पैसे हम दे देते, लेकिन दफ़ा मारो यार, मैंने पता कि फैसला होना। तो अब ये पिछले माह जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने नज़रसानी की जो इब्तिदाई समाअत हुई है इनकी दरखास्तों पे, तो उन्होंने वो फैसला जो है साकब कोर्ट का वो मुअत्तल कर दिया हुआ, और शायद 21 मार्च को ये दोबारा इसकी सुनवाई, यानी इस वक्त इसमें वो नहली वाली वो तलवार जो है वो नहीं लटक रही। इनकी सैनेट में मुमकिन वापसी को जो पढ़ा लिखा बाशऊर तबका है वो बड़ी कदर की निगाह से देख रहा है और मुंतज़िर हैं कि ये वापस आते हैं और एक्टिवली अपना किरदार जो है वो सैनेट में और पार्लियामेंट में अदा करते हैं। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।